हेलो दोस्तों, आज मैं मिराज नामक एक स्पेनिश मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आगे स्पॉइलर है, ध्यान रखना। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि 1989 में पश्चिमी यूरोप से एक खतरनाक तूफान गुजर रहा है जिससे बार बार बिजली कड़क रही है। स्पेन का एक लड़का निको लासॉट इसे एंजॉय करते दिख रहा है। वह अपने गिटार पर विभिन्न धुनों को बजाते हुए खुद को रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन तभी उसे कुछ चीखें सुनाई देती हैं। वह खिड़की से देखता है और अपने पड़ोसी एंजल प्रीतो को नोटिस करता कि वह अपनी पत्नी से लड़ रहा है। इस डर से कि कुछ बुरा हो सकता है, वह धीरे धीरे उनके घर की ओर बढ़ता है और पीछे के दरवाजे से उनके घर में घुस जाता है। जब वह लिविंग रूम में पहुंचता है तो वह एंजल की पत्नी को फर्श पर मरा हुआ पाता है, जिससे उसे आघात पहुंचता है और वह चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी एंजल एक चाकू के साथ वहां आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसे मारने आया है। भयभीत निको घर से बाहर भागता है, लेकिन इससे पहले कि वह मदद के लिए किसी को पुकारता, एक कार उसे टक्कर देती है। अगले दिन एंजल को पुलिस ने हत्या के आधार पर पकड़ लिया और निको को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद फिल्म वर्ष 2014 में आती है। यहाँ पर भी एक जैसा तूफान फिर से यूरोप से गुजर रहा है। एक कपल वेरा रॉय और डेविड ऑटिस निको के घर का रिन्यूअल कराने के बाद अभी रहने लगे हैं। उनकी ग्लोरिया नाम की 2 साल की बेटी है। वेरा एक नर्स है और डेविड बैंकर हैं। डेविड अक्सर बैंक के कामों से बाहर जाता रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। एक शाम जब दोनों स्टोर रूम से जाते हैं तो उन्हें वहां निको का पुराना टेलीविजन सेट और कैमरा मिलता है। उन्हें टेप का एक कलेक्शन भी मिलता है जो उनकी जिज्ञासा को शांत करता है। डेविड पुराने उपकरणों को इकट्ठा करता है और पाता है कि वे अभी भी काम कर रहे हैं। अधिकांश टेप निको के अपने गिटार का अभ्यास करने और अपनी मां के साथ समय का आनंद लेने के हैं। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। टीवी बर्लिन की दीवार गिरने के बारे में लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। यह वही समाचार है जो निको और उसकी मां ने वर्ष 1989 में देखा था। अगले दिन दोनों अपने पड़ोसियों एटर और उसकी मां क्लारा को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। वेरा बताती हैं कि उनके टेलीविजन ने अप्रत्याशित रूप से 1989 के कुछ समाचार प्रसारित किए गए हैं, लेकिन निश्चित रूप से कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। बात बदलने के लिए डेविड वीडियो टेप में लड़के के बारे में बात करता है और एटर तुरंत उसे पहचान लेता है। वह बताता है कि लड़का उसका सबसे अच्छा दोस्त निको था, जिसकी मृत्यु वर्ष 1989 में हुई थी। एटर तब पूरी कहानी समझाना शुरू करता है कि कैसे निको ने अपने पड़ोसी को हत्या करते हुए पाया और कैसे वह भागने की कोशिश करते समय मारा गया। किसी कारण से क्लारा पूरी कहानी में काफी चिंतित है। जाहिर है कि वह कुछ छिपा रही है। मेहमानों के चले जाने के बाद डेविड निको पर कुछ सर्च करता है। एक लेख से उसे पता चलता है कि एंजल अपनी सजा के केवल 3 महीने बाद ही किसी तरह जेल में ही मर गया। हालांकि मरने से पहले उसने कबूल किया कि उसने अपने वर्कशॉप के अंदर अपनी पत्नी के अवशेषों को दफनाया है। उस रात मौसम और भी खराब हो जाता है। वेरा जो चैन से सो रही है, लिविंग रूम से आ रही आवाज से अचानक जाग जाती है। डरी हुई वह धीरे धीरे वहां जाती है। वह केवल वही पुराना टेलीविजन पाती है जो 1989 का समाचार दिखा रहा है। वेरा इसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय निको अपने गिटार के साथ प्रकट होता है। यह वही क्षण है जब वह खुद को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि पहले दृश्य में दिखाया गया है। इस समय वेरा वास्तव में समझ नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है। वह अपने पति को बुलाने के लिए दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टीवी के दूसरी ओर से निको की नजर उस पर पड़ती है। वह अपने वीडियो कैमरे के अंदर किसी को देखकर चौंक जाता है। बहरहाल वह हेलो कहता है और वेरा से पूछता है कि क्या वह उसे सुन सकती है। वेरा डरे हुए लहजे में हाँ कहता है और इसी के साथ वे बात करने लगते हैं। सबसे पहले वेरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह वर्ष 2014 की है, लेकिन उसे लगता है कि वह मजाक कर रही है। अचानक निको अपने पड़ोसी को सुनता है जो अपनी पत्नी से झगड़ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। एटोर से पूरी कहानी सुनने के बाद वेरा जानती है कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वह निको से घर से बाहर न निकलने की विनती करती है। वह ये भी बताती है कि यदि वह मिस्टर एंजल के घर जाता है तो वह मर जाएगा। चेतावनियों के बावजूद निको उनके घर जाता है और उसे हत्या के बारे में पता चलता है। हालांकि क्योंकि वेरा ने उसे थोड़ी देर के लिए रोक लिया था, इसलिए वह कार की चपेट में नहीं आता और उसकी जान बच जाती है। दूसरी ओर भ्रमित वेरा सब कुछ भूलकर सोने का सोचती है। वह आशा करती है कि उसने जो कुछ भी देखा वह केवल एक बुरा सपना था, लेकिन उसे कहाँ ही पता था कि निको के साथ अजीब बातचीत केवल कुछ गलत की शुरुआत थी। अगली सुबह आश्चर्यजनक रूप से वह अपने अस्पताल में उठती है। उसे याद नहीं रहता कि वह वहां कैसे पहुंची। तभी उसकी एक साथी उसके पास आती है और कहती है, ये सोचकर हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि थकान के कारण आपको बस झपकी आ गई है। वेरा ऑपरेशन थिएटर में केवल ये जानने के लिए जाती है कि सब कुछ बदल गया है।
किसी कारण से मुख्य डॉक्टर एक नर्स की तरह काम करता रहता है और कमरे के सभी कर्मचारी वेरा को डॉक्टर के रूप में संबोधित करते हैं। वेरा ये दावा करने की कोशिश करती है कि वह बस एक नर्स है, लेकिन हर कोई सोचता है कि वह मजाक कर रही है। इससे वेरा को लगता है कि उसे भ्रम हो रहा है, इसलिए वह खुद को शांत करने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती है। कुछ ही समय बाद वह अपनी बेटी ग्लोरिया के स्कूल उसे लेने के लिए पहुंचती है, लेकिन सभी छात्रों कहते हैं कि इस नाम का उनका कोई दोस्त नहीं है। डरकर वह अपने पति डेविड के ऑफिस जाती है और उनकी बेटी के लापता होने के बारे में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह भी उसे नहीं पहचानता। कोई विकल्प न होने पर वह पुलिस स्टेशन जाती है और मदद मांगती है। एक युवा अधिकारी उसका मामला लेता है और उससे कई सवाल पूछता है। वेरा वह सब कुछ समझाती है जो इस दिन हुआ था, जिसमें अजीब टीवी भी शामिल है। जैसा कि अपेक्षित था, अधिकारी उसके उत्तरों से खुश नहीं होता है और वह उसकी विवेकशीलता पर संदेह करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वह वेरा के रिकॉर्ड की जांच करता है और कहता है कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है और उसकी कोई बेटी नहीं है, और मदद करने के बजाय वह उसे तत्काल चिकित्सा जांच कराने के लिए कहता है। बाद में वेरा उसी अस्पताल में जाती है जहां वह काम करती है और एक MRI स्कैन लेती है। सौभाग्य से परिणाम सामान्य हैं, जो इंगित करते हैं कि उसका मस्तिष्क ठीक से काम कर रहा है। चेकअप के बाद वह अपने ऑफिस जाती है और वहां कई प्रमाण पत्र और ट्रॉफियां पाती हैं जिनमें डॉक्टर वेरा रॉय शब्द लिखे हुए हैं। तभी वेरा को पता चलता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। बिना समय गंवाए वह अपने घर चली जाती है और पिछले दरवाजे से घुस जाती है। उसके आश्चर्य के लिए पूरा घर अलग दिखता है। वेरा इंटरनेट पर निको लासार्टे नाम से घबराकर खोजती है। उसे पता चलता है कि एक लेखक ने एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें निको हीरो है। पुस्तक स्पष्ट रूप से समय यात्रा के बारे में है। वेरा इसके बारे में और जानने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से एक महिला उसके पास आती है। वह बताती है कि वह घर की मालकिन है। थोड़ी देर बाद उसका पति भी आता है, जो कोई और नहीं बल्कि खुद डेविड है। वेरा ये जानकर चौंक जाती है कि उसके जीवन का प्यार वास्तव में किसी दूसरी महिला से विवाहित है। अचानक पुलिस बाहर आ जाती है, इसलिए वेरा को भागना पड़ता है। हंगामा सुन उनके पड़ोसी भी बाहर आते हैं, जिसमें 1989 का कातिल एंजल भी शामिल है। उसे इस समय रेखा में गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसकी नई पत्नी क्लारा को एटोर की मां के रूप में दिखाया गया है। इस बीच 1989 में निको समान रूप से उलझन में था, क्योंकि वह भविष्य की एक महिला से मिला था। उससे दोबारा बात करने की उम्मीद में वह पूरा दिन वीडियो रिकॉर्डर के पास बैठा रहता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसलिए उस शाम वह उठता है और धीरे धीरे एंजल के घर की ओर जाता है, ये देखने के लिए कि क्या सब कुछ सिर्फ एक सपना था। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है, क्योंकि वह बाथटब के अंदर महिला का शव पाता है। थोड़ी देर बाद निको घर के अंदर सुराग खोजने लगता है। अंततः उसे एक पासपोर्ट मिलता है जिसमें मृत महिला का नाम है, लेकिन तस्वीर क्लारा की है। यह अंत में उसे एहसास कराता है कि एंजल और क्लारा एक रिश्ते में हैं। अब वह अपनी मृत पत्नी की पहचान का उपयोग करने और दूसरे देश के लिए उड़ान भरने की योजना बना रहा है। अगर वह सफल हो जाती है तो हत्या का मामला कभी सामने नहीं आएगा। हालांकि छोटा निको नहीं चाहता कि ऐसा हो। वह जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी एंजल आ जाता है। निको जल्दी से एक बिस्तर के नीचे छिप जाता है, जहां से बाथटब साफ दिखाई देता है। इसलिए उसे अनिच्छा से एंजल को अपनी पत्नी की चीर फाड़ करते हुए देखना पड़ता है। थोड़ी देर बाद हत्यारे को किसी का फोन आता है और इसे एक अवसर के रूप में उपयोग करके निको घर से भाग जाता है। वर्तमान में वापस वेरा अपने पड़ोसी और पुराने दोस्त एटोर से मिलती है और उससे मदद मांगती है। उम्मीद के मुताबिक वह उसे नहीं पहचानता, इसलिए वेरा उसके कुछ निजी डिटेल्स के बारे में बताना शुरू करती है। वह ये भी बताती है कि वे कैसे मिले थे। ये साल 2011 था और वे एक मेट्रो के अंदर एक दूसरे से मिले थे। हफ्तों तक वे नियमित रूप से मिलते रहे और अच्छे दोस्त बन गए, और दोस्ती जल्द ही एक रिश्ते में बदल गई। लेकिन एक दिन एटर ने उसे अपने एक दोस्त डेविड से मिलवाया। वेरा तुरंत उस पर फिदा हो गई और वह जान गई कि वह वही था। इसके बाद दोनों ने डेट करना शुरू किया और शादी भी कर ली। ये सब सुनकर एटर हंसने लगता है, क्योंकि उसे अब भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हुआ है। काम पर जाने से पहले वह बस उसे पागल कहता है। अगले दृश्य में वेरा से अधिकारी से मिलती है और कहती है उसे निको लासट के स्थान का सुराग चाहिए। अधिकारी तुरंत उस नाम को पहचान लेता है, क्योंकि उसने उसके बारे में किताब पढ़ी थी। इसलिए अधिक जानने के लिए वे लेखक के पास जाने का निर्णय लेते हैं। उसी दिन दोनों लेखक के पास जाते हैं और उससे उसकी किताब के बारे में पूछते हैं। महिला ने खुलासा किया कि उसने अभी अभी किताब छापी है। पूरा आइडिया निको की मां ने दिया था। ये पूछे जाने पर कि क्या वह खुद लड़के से मिली हैं, लेखिका ने नहीं कहा। इस बीच वेरा बताती है कि वह उस समय की यात्री है जिसके बारे में निको बात कर रहा था। वे घातक तूफान के दौरान मिले थे, जब उनकी दोनों टाइमलाइन आपस में जुड़ी हुई थीं। हालांकि लेखिका को लगता है कि वह मजाक कर रही है और अधिक जानकारी देने से इनकार करती है। इस वजह से वेरा पुलिस डेटाबेस से निको के स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए अधिकारी से अनुरोध करती है।
अधिकारी जवाब देता है कि यह संभव नहीं है जब तक कि उसके पास ऐसा करने का कोई मजबूत कारण न हो। वेरा कुछ देर सोचती है और अचानक याद आता है कि कैसे एंजल अपनी मृत पत्नी को अपने वर्कशॉप के अंदर दफनाया था। वह अधिकारी को जानकारी देती है और इसके साथ ही एक तलाशी अभियान शुरू होता है। हैरानी की बात है कि उसकी जानकारी सच निकली और वहां से किसी के कंकाल के अवशेष निकाले गए। ये कुछ हद तक अधिकारी को आश्वस्त करता है कि वेरा वास्तव में सच कह रही है, इसलिए वह उसे निको लासेट के पते वाला एक कागज का टुकड़ा देता है और उसे विदा करता है। बाद में वेरा पते पर पहुंचती है जो कि एक होटल है। अंदर वह निको को नहीं पाती बल्कि डेविड से मिलती है जो एक महिला के साथ रोमांटिक समय बिता रहा है। वह इस टाइमलाइन में अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। वेरा का दिल टूट गया। इसका मतलब है कि डेविड वास्तविक समय रेखा में भी उसे धोखा दे रहा था। उसे एक बार उसके पास एक माचिस की तीली मिली थी जो इसी होटल की थी। वेरा अपनी सारी भावनाओं को एक तरफ रखते हुए कार्रवाई करने का फैसला करती है। चूंकि डेविड एक बैंकर है, उसके पास शायद निको सहित बहुत सारे लोगों की डिटेल्स है, इसलिए वह जानकारी पाने के लिए उसे ब्लैकमेल करती है, वरना वह उसकी पत्नी को सच बता देगी। अनिच्छा से डेविड मान जाता है और अंत में वह निको लासेट को ट्रैक करता है। दूसरी ओर कंकाल के अवशेष मिलने के बाद एंजल और उसकी नई पत्नी क्लारा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें पूछताछ कक्ष में लाया जाता है जहां वही अधिकारी उनसे सवाल पूछने आता है। इसके बाद फिल्म वर्ष 1989 में वापस लौटती है जिस रात ये सब घटित हुआ था। एंजल क्लारा के साथ प्यार करते हुए देखा जाता है जब उसकी वर्तमान पत्नी उसके पास आती है। गुस्से में वह एक चाकू पकड़ लेती है और उसे दोनों पर घुमाना शुरू कर देता है। वह क्लारा को मारने के करीब होती है, लेकिन दुर्भाग्य से एंजल आता है और चाकू गलती से उसके पेट में घुस जाता है। उसके बाद उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया जाता है जिससे उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। वर्तमान में वापस अधिकारी एंजल से पूछता है कि उसने अपनी पूर्व पत्नी को क्यों मारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। ये तब होता है जब वह कुछ चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह बताता है कि घटना के ठीक बाद निको पुलिस स्टेशन गया और वहां सब कुछ बता दिया। हालांकि रिकॉर्ड्स कुछ अलग दिखाते हैं। एंजल की पत्नी वास्तव में पेरिस में थी और उसके उड़ान विवरण को भी अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया था। परिणाम स्वरूप निको को पागल घोषित कर दिया गया और उसकी मां को उसे शहर से दूर ले जाना पड़ा। उस दिन के बाद से लड़के ने अपना शेष जीवन असमंजस में बिताया, लेकिन वह जानता था कि कुछ वर्षों के बाद वह अंततः भविष्य की महिला से मिल जाएगा। तो निको ने इंतजार किया और इंतजार ही किया। फिर हमें उसके बड़े होने का टाइम लैप्स दिखाया गया है। 22 साल बीत जाते हैं और एक वयस्क निको के बारे में पता चलता है कि वह अधिकारी के अलावा कोई नहीं है। एक दिन उसने आखिरकार उसे एक मेट्रो के अंदर देखा और उसके पास गया। इस बीच वेरा निको के पते पर जाती है और अंततः उसे ढूंढ लेती है। वह ये जानकर चौंक गई कि यह वही अधिकारी है जिसके साथ वह संपर्क में रही है। इस समय तूफान फिर से उठ खड़ा हुआ है। निको ने बताया कि वह उसे सब कुछ बताना चाहता था लेकिन नहीं बता सका क्योंकि उसका दिमाग पहले से ही भ्रमित और नाजुक था। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके उसने उसे सुराग दिया जो अंततः उसे उसके पास ले आया। फिर निको समझाता है कि जब वह मेट्रो स्टेशन पर उसके पास गया तो वे अच्छे दोस्त बन गए। फिर वे एक दूसरे के करीब आ गए और आखिरकार डेटिंग करने लगे। अंत में उन्होंने भी शादी कर ली और एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। निको हमेशा उससे उस तूफानी रात के बारे में पूछना चाहता था जब वे मिले थे, लेकिन वह उनके रिश्ते को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने सच्चाई को अपने से छुपाया। ये सब सुनकर वेरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अब भी इस टाइमलाइन में नहीं रहना चाहती। वह अपनी बेटी से दोबारा मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसके बाद हमें अंततः पता चलता है कि कैसे समय सीमा में बदलाव किया गया। 2014 की मूल समय रेखा में जब वेरा ने 1989 निको को देखा और उसे अपनी आंसू मृत्यु से बचाया तो इसने प्रतिक्रियाओं की एक सीरीज शुरू कर दी। चूंकि निको कभी नहीं मरा, वह समय यात्री को खोजने के लिए जुनूनी हो गया। 22 लंबे वर्षों के बाद आखिरकार वह उससे मिला और उसके साथ एक प्रेम संबंध शुरू किया। इस वजह से वेरा एटोर या उसके दोस्त डेविड से कभी नहीं मिली। इसका मतलब है कि उसने कभी शादी नहीं की या उसकी कोई बेटी नहीं थी। जैसा कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ चमक रहा है, वेरा निको से उसकी टाइमलाइन तक पहुंचने में मदद करने के लिए विनती करती है, लेकिन निको उसे जाने नहीं देना चाहता। इसलिए जब कोई विकल्प नहीं होने पर वह वहीं से कूद जाती है और मर जाती है। अब उसे वापस लाने के लिए निको कार्रवाई करने के लिए मजबूर है। बिना समय बर्बाद किए वह अपने पुराने घर में घुस जाता है और टेलीविजन और वीडियो कैमरा निकाल लेता है। जैसे ही तूफान आना जारी रहता है, निको डिवाइस को जोड़ता है और दूसरे छोर पर अपने 1989 के खुद को पाता है। फिर वह लड़के को सब कुछ बताता है और उससे मदद मांगता है। अगले दृश्य में वेरा अपने घर में जाती है, वह विचलित और भ्रमित। हालांकि जब वह बाहर निकली तो उसे डेविड को अपने साथ पाकर राहत मिली। फिर वह दूसरे कमरे में जाती है और अंत में अपनी बेटी से मिलती है। ये पता चला है कि निको ने अन्य टाइमलाइन में सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। वह जानता था कि उसके जीवन का प्यार कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी खुशी थी, क्योंकि वेरा फिर से उस स्थान का खुलासा करती है जहां एंजल ने अपनी पूर्व पत्नी के अवशेषों को छुपाया था।
जैसे ही पुलिस इलाके की जांच करती है, वेरा निको से मिलती है। हैरानी की बात है कि वह अब उसे नहीं पहचानता। फिल्म समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।